नमस्कार, मैं रचना शर्मा। चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज। समाचारों की शुरुआत से पहले एक नजर आज की मुख्य सुर्खियों पर। करनाल जिले को जल्द ही 45 बसों की मिलेगी सौगात, आसान होगा सफर। एसडीएम ने मंडी में किया औचक निरीक्षण, डीएपी को लेकर किसानों को दी जानकारी। आंदोलन में 6 महिला किसानों को तेज रफ्तार ट्रक ने रौंदा, किसानों को हादसे के पीछे साजिश का अंदेशा। और अब समाचार विस्तार से। हरियाणा के बहादुरगढ़ में झज्जर रोड पर बाईपास के फ्लाईओवर के नीचे ऑटो की प्रतीक्षा कर रही आंदोलन में 6 महिला किसानों को तेज रफ्तार ट्रक ने रौंद दिया। इनमें से 3 की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 3 महिला किसान घायल हो गए। वे किसानों को इस हादसे के पीछे साजिश का अंदेशा है। किसानों का कहना है कि वे मृतक महिला किसानों का पोस्टमार्टम नहीं करवाएंगे। किसान नेताओं ने यह भी कहा कि पुलिस पहले आरोपी को गिरफ्तार करे। उन्होंने कहा कि जिस ट्रक से यह हादसा हुआ है वो कुछ ही दूरी से चलकर आया और सीधा आकर महिला किसानों को कुचल दिया। इस मामले में एसपी वसीम ने भी किसानों से बात की है। उन्होंने कहा कि पुलिस आरोपी को जल्द ही गिरफ्तार करेगी। महिला किसानों को कुचलने वाले ट्रक की मैकेनिकल जांच भी करवाई जाएगी। एसपी वसीम ने घटनास्थल का भी जायजा लिया। उन्होंने पूरे शहर की ट्रैफिक व्यवस्था का भी समीक्षा करने की बात कही है। और वहीं इस हादसे पर पंजाब के पूर्व सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह ने भी दुख जताया है। इसके साथ ही उन्होंने पंजाब सरकार से पीड़ित परिवारों को मदद देने और घायलों के इलाज की मांग की। यमुनानगर जिले के तेजली स्टेडियम में 151 एटीसी एनसीसी कैंप का आयोजन किया जा रहा है। इस अवसर पर कैंप में एनसीसी कैडेट्स को विभिन्न प्रकार की गतिविधियों के बारे में जानकारी दी जा रही है। इसी क्रम में एनसीसी कैडेट को यातायात नियमों के लिए जागरूक किया गया और इस अवसर पर चैलेंज यूथ क्लब ट्रस्ट के संस्थापक सुधीर कुमार पांडे व कैशियर आरसी गुप्ता, वाइस प्रेसिडेंट डॉक्टर इंदू ने एनसीसी कैडेट्स को यातायात नियमों के प्रति जागरूक किया और उनका पालन न करने पर होने वाले जुर्माना और विभिन्न प्रकार की हानियों के बारे में भी बताया। इस अवसर पर कमांडिंग ऑफिसर कर्नल अजय कौशिक, कर्नल आईपीएस संधू, मेजर श्री प्रकाश, लेफ्टिनेंट कुमार, थर्ड अफसर रजनी शर्मा, लेफ्टिनेंट निर्मल कुमार और 14 हरियाणा बटालियन से पीआई स्टाफ भी मौजूद रहा। इस कार्यक्रम में सभी एनसीसी बच्चों ने यातायात के नियमों का पालन करने की शपथ भी ली। लेफ्टिनेंट जाकिर हुसैन ने कार्यक्रम के अंत में सभी वक्ताओं का धन्यवाद किया और कैंप के दौरान भविष्य में भी इस प्रकार के कार्यक्रम को आयोजन करने की बात दोहराई है। करनाल जिले के गांव में तकरीबन 20 दिन पहले 2 पक्षों में हुए एक झगड़े में आरोपियों को जमानत मिलने को लेकर पीड़ित परिवार जिला सचिवालय पर धरना लगाकर बैठ गया। पीड़ित परिवार ने पुलिस पर भी उचित कार्रवाई न करने के आरोप लगाए हैं। दरअसल जिले के गांव बीरबड़ालवा में बीते 7 अक्टूबर को दलित और ब्राह्मण समाज के लोगों में झगड़ा हो गया था। पीड़ित परिवार का कहना है कि ब्राह्मण समाज के कई युवक उन्हें पिछले कुछ दिनों से परेशान कर रहे थे। इस मारपीट में पीड़ित परिवार के कई सदस्यों को गंभीर चोटें भी आई हैं। परिवार का ही एक नौजवान युवक आज 20 दिन बाद भी अस्पताल में दाखिल है, लेकिन इस पूरे मामले में पुलिस की कार्रवाई पर बड़े सवाल खड़े हुए हैं। आहत होकर पीड़ित परिवार के लोग आरोपियों पर उचित कार्रवाई करने और आरोपियों को बचाने में डीएसपी के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर धरने पर बैठ गए हैं। वहीं इस पूरे मामले को लेकर एडवोकेट अमित अवर ने बताया कि यदि पुलिस ने घायल लोगों को लेकर डॉक्टर का मेडिकल ओपिनियन कोर्ट में पेश किया होता तो आरोपियों की जमानत नहीं होती। लड़ाई 7 तारीख को हुई थी। मैं दलित परिवार से हूँ, सामने वाली पार्टी पंडित से है। हमारी लड़ाई हुई थी 2 दिन पहले भी तू मैं हुई थी। मेरे 14 साल है, मेरे बच्चे नहीं है। वो लोग 3 जने बुरी नज़र मेरे पे डालते थे। 2 दिन और हमारी कहा सुनी भी है। मैं कहा भाई तो जिस उम्र का ना उस तक मेरे भाई है। मैंने ये जाके ये भी बोला है। थोड़ी बहुत तू मैं हुई थी। उस दिन 7 तारीख को लड़ाई होती है। जिस दिन लड़ाई होती है मेरे हस्बैंड को संजय ने आवाज़ दी है, माँ बहन की गाली दी है कि तू इधर आ। मैं साथ में तकरीबन 9 बजे का टाइम था। हमने शटर बंद करा, इनको आवाज़ दी है। आते ही इन्होंने फ़ोन करा है, 2 लड़के और बुलाए। वो लड़के तीसरी गली में रहते हैं, उन्होंने बुलाया। वो लोग 8-9 जने हो गए हैं। मेरे हस्बैंड के साथ हाथापाई हुई। मैं छुड़वाने तो दीपक मेरे ऊपर ही गिर गया, मतलब कि बुरी नीयत से मेरी इज्जत लूटने की कोशिश करी उसने। हम दोनों इनके रोड मार दी। लव ने यहाँ पे रोड मारी है, दीपक ने यहाँ पे कुहाड़ी मारी है। हमारा शोर शराब उनके, ये मेरे बड़े जेठ हैं, ये आते हैं। इनके भी जान लेने की हैसियत से इन्होंने कुहाड़ी मारी है मेरे जेठ को। तो इनके यहाँ पे टाँके लगे हैं, 8 टाँके अभी तक कटे भी नहीं है। लोहे की रोड मारी है इनके, यहाँ 2 जगह से फ्रैक्चर है। परसों छुट्टी मिले, 2 जगह से ऑपरेशन हुआ इनका। एक बार में सेटिंग नहीं बैठी, दूसरी बार से दोबारा रोड भी डली है, 2 बार ऑपरेशन हुआ है।
एक मेरा भतीजा है, उसके हाथ पे चोट लगी। एक भतीजा को लाता घूसों से ऐसे मारा है, उसकी खून की उल्टियां अब तक बंद नहीं। अभी भी कल्पना चावला में इसको ले गए हैं, उसकी खून की उल्टियां बंद नहीं हो रही है। मेरी जिठानी को घसीट के ले गए, राजेश नरेश घसीट के ले गए अपने घर तक। पंडित हैं जो वो सामने घसीट के ले गए हैं। कल किसानों के द्वारा एक ज्ञापन सौंपा गया था जिसमें उन्होंने काफी मांगे लिखी थी, जिनमें से एक मांग थी कि आलू की फसल बोने के लिए उन्हें पर्याप्त मात्रा में डीएपी नहीं मिल रहा है। वही समस्या सुनते हुए आज एसडीएम ने मंडी में औचक निरीक्षण किया, जिसमें उन्होंने दुकानदारों को बताया कि किसे किस प्रकार व कितनी मात्रा में डीएपी देना है। इस औचक निरीक्षण पर लोगों ने एसडीएम का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि ऐसे बड़े अधिकारी आम जनता की समस्या को तुरंत प्रभाव से समझाते हुए बहुत कम दिखाई देते हैं। आज की इंस्ट्रक्शन में जैसे यहाँ पे 1000 कट्टे हुए थे 54 नंबर पे, कल डिलीवरी नहीं हो पाई थी। उनकी जो पीओएस मशीन है उस पर कंपनी की साइड से अपडेट नहीं हुआ था, लेकिन ऊपर बात करके वो अपडेट करवा दी और अब डिस्ट्रीब्यूशन स्टार्ट हो गया है। किसानों को फर्टिलाइज़र टाइमली अवेलेबल हो, इसके लिए हम उनसे ये पूछते हैं कि कितनी ज़मीन उनके पास है, तो उनकी ज़मीन है उसी के हिसाब से उनको कट्टे दिए जाते हैं, ताकि सारे किसान भाइयों को इस टाइम फर्टिलाइज़र अवेलेबल किया जा सके। अभी जैसे मैंने यहाँ पे इंस्ट्रक्शन दिए हैं कि किसानों से ये पूछने कितनी ज़मीन है और कौन सी क्रॉप को उगाने वाले हैं। जैसे अगर सरसों उगाने वाले हैं तो उसमें एसएसपी भी यूज़ कर सकते हैं, या फिर जैसे आइडिया होता है कि एक कट्टे से 1 एकड़ ज़मीन बोई जा सकती है। किसी के पास अगर 2 एकड़ है तो उसको 2 ही कट्टे दिया जाए। अगर किसी को ज़्यादा जैसे 5 एकड़ से ज़्यादा ज़मीन है तो अभी 5 कट्टे दे दे, ताकि वो 5 एकड़ बो सके। उसके बाद जैसी दूसरी डिलीवरी होती है इसी सप्ताह में, देन 5 उसको जितनी और ज़्यादा ज़रूरत हो वो अवेलेबल करा दे, ताकि हमारा मेन मकसद ये है कि इस टाइम सारे किसान, एक भी किसान ऐसा ना रहे जिसके पास खाद ना। कोरोना के चलते कैदियों को पैरोल पर भेजा जा रहा था, जिसके चलते अंबाला की सेंट्रल जेल से भी काफी बंदियों को छुट्टी पर भेजा गया था, लेकिन सेंट्रल जेल से पैरोल पर गए 7 कैदी अभी तक वापस नहीं लौटे हैं। 10 अक्टूबर को कैदियों को जेल में सरेंडर करना था, लेकिन कैदी जेल नहीं पहुंचे, जिसके चलते अंबाला के बलदेव नगर थाना में इनके खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। पैरोल से वापस नहीं लौटने वाले ज्यादातर बंदी पंजाब के रहने वाले हैं। जो पैरोल पे गए थे कैदी कोविड के चलते, तो वो 10 को उनको वापस आना था, वो वापस नहीं आए हैं। जेल में वापस न आने पर उन्होंने हमें जो पत्र दिए हैं उनके अगेंस्ट FIR लॉन्च कर दिया। 8 प्रिजन एक्ट के तहत केस दर्ज करें। उन पर अलग अलग मुकदमे थे, अलग अलग धाराएँ थे। मर्डर का भी था, डकैती का भी था और छीना चपटी 379 ये भी था, ये धाराएँ थी। यमुनानगर निगम के अधिकारियों पर सरकारी राजस्व को नुकसान पहुंचाने के आरोप लगाए गए हैं। यमुनानगर के धीरज राणा ने बताया कि यमुनानगर की काफी जगह पर बिना नक्शा पास किए हुए ही कमर्शियल बिल्डिंगों का निर्माण हो रहा है, जो कि बिल्कुल गलत है। आरोप है कि यह काम किसी एक जगह नहीं बल्कि काफी जगह पर किया जा रहा है, जिससे यमुनानगर निगम में बैठे अधिकारी सरकारी राजस्व को नुकसान पहुंचा रहे हैं। इस बारे में कई बार उच्च अधिकारियों से भी लिखित में शिकायत दी जा चुकी है। सीएम विंडो पर भी इसका कोई जवाब नहीं दिया जाता है। इस बारे में यमुनानगर निगम में बैठे डिप्टी कमिश्नर से बात करने पर बताया कि पिछले 3 महीनों से मेरे पास चार्ज आया है और इस बारे में हमने लगभग 10 से 12 लोगों को नोटिस जारी किए हैं, जिनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। रैशी कॉलोनियों में कमर्शियल बिल्डिंग का निर्माण नहीं हो सकता है, यह अवैध है। मॉडल टाउन एक रिहेबिलिटेशन के अंदर बसाई हुई एक कॉलोनी है, ठीक है, जो कि रेजिडेंशियल पर्पज़ के लिए बसाई गई है। तो सर क्या इसमें हम कमर्शियल बिल्डिंग बना सकते हैं? नहीं जी, आज के टाइम हम कोई भी कमर्शियल नक्शा वहाँ पे हम लोग पास नहीं कर रहे। तो अगर आप नक्शा पास नहीं कर रहे उसके बावजूद भी जो अभी भी कंस्ट्रक्शन हो रही है, वो हम उन कंस्ट्रक्शन के बेस पर अगर कोई कमर्शियल एक्टिविटी करा हुआ पाता है तो हम उस पर बिल्डिंग बाय लॉज के अकॉर्डिंग हम उनको नोटिस देते हैं और बिल्डिंग बाय लॉज के अकॉर्डिंग उन पर कार्रवाई की जा रही है। तो क्या आपको बता सकते हैं कितने लोगों पर ऐसे जो कार्रवाई की गई? अभी कम से कम जब से मेरे पास ही चार्ज आया है, मैं अभी तक लगभग 10-12 नोटिस मेरे हाथों से यहाँ से निकाले हैं, मैंने इशू करे हैं और उनको एक पर्टिकुलर टाइम दिया जाता है कि वो अपनी रिप्रेजेंटेशन दें। तो कितने समय पहले नोटिस दिए गए थे? 10-1 दिन पहले इनको नोटिस दिए गए हैं। सेकंड नोटिस अगर वो जवाब नहीं देता तो क्या अभी आपने जैसे बताया कि 10 दिन पहले नोटिस दिए गए, लेकिन कंटिन्यू ये तो हर साल हर महीने नई बिल्डिंगें बन रही हैं। लास्ट ईयर की तो मैं कह नहीं सकता, मुझे अभी यहाँ पे ज्वाइन करो ये 3 महीने हुए हैं, 3-3.5 महीने मुझे यहाँ हुए हैं जब से मेरे पास ये चार्ज आया, उसके बाद से मैं ये कार्य। नीरज राणा। क्या समस्या है सर? समस्या ये है कि नगर निगम में जो बिना नक्शे के मकानें दुकानें बनाई जा रही है ना, उसमें एक बहुत बड़ी धांधलेबाजी है। अब यमुनानगर में रोज़ कम से कम 50 मकान दुकानें ऐसी बनाई जा रही है जो बिना नक्शे के हैं, अनअप्रूव्ड एरिया में बनाई जा रही है। अब आप मॉडल टाउन में देख लो, वार्ड नंबर 8 में पटेल मार्केट में बड़े बड़े शोरूम बन रहे हैं, वहाँ कमर्शियल बन ही नहीं सकते, रेजिडेंस एरिया है।
जबकि मदन चौहान मेयर का घर वही है, विधायक जी का घर वही है, उनको रोज आते जाते देख रहे। उनकी शिकायत भी करी मैंने, सीएम इंटो में भी डाली, इन्हें भी दी है। करनाल जिले को जल्दी 45 बसों की सौगात मिलने वाली है। हरियाणा राज्य परिवहन करनाल डिपो के बेड़े को जल्द विस्तार देगा। परिवहन विभाग मुख्यालय की ओर से करनाल के लिए 45 नई बसें अलॉट हो जा चुकी हैं, लेकिन इसके लिए डिलीवरी का इंतजार है। इनकी चेसी विभाग की गुरुग्राम स्थित बॉडी बिल्डिंग शाखा में पहुंच गई है। बता दें कि इस वर्ष जनवरी तक करनाल डिपो में करीब 164 बसें थी। समय के साथ बसें कंडम हो गई और बेड़े में महज 122 बसें ही रह गई हैं। 42 बसें कंडम हो गई हैं, जिस कारण बसों पर यात्रियों का बोझ बढ़ा। कोरोना काल में भी रोडवेज बसों की जरूरत पड़ने पर अन्य कार्यों के लिए इस्तेमाल किया गया, जिस कारण मार्गों पर बसों की कमी हो जाती है। वहीं अब शिक्षण संस्थान खुलने से रोडवेज को अतिरिक्त बसों की आवश्यकता पड़ेगी। फिलहाल हरियाणा न्यूज में इतना ही। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती गला टाइम टीवी और मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।